हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज से हम सीएस एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर हम सारे के सारे वीडियोस इसके यूट्यूब पे डालेंगे, तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। इनमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर के अंदर वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कैपिटल बजटिंग से। बिल्कुल भी टाइम हम दूसरी बातों पे नहीं लगाना चाहते, तो डायरेक्टली चैप्टर पे हिट कर रहे हैं। आप चाहें तो ये इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन है मेरा खुद का, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग, देखिए, इसको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं, कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसमें मतलब क्या होता है कि कोई लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करो आप एक होटल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि चलो होटल बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। लैंड एक्वायर करेंगे, आप लैंड परचेज करेंगे, उस पर होटल बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। सपोज करिए कॉस्ट है 100 करोड़ की। ठीक है, फिर आप एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितना रेवेन्यू होगा। ठीक है, हर साल आप चेक करेंगे, हर साल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। ये केवल आप क्या कर रहे हैं, सिक्स्थ ईयर में फॉरकास्ट कर रहे हैं। फिर आप ऐसे ही फॉरकास्ट करेंगे कितनी कॉस्ट लगेगी इसमें से हर साल, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, वो सब चीज़ें लेस करने के बाद आप कह सकते हो कि हमारा कुछ कैश इनफ्लो होगा, कि टोटल इनफ्लो माइनस टोटल कॉस्ट। तो जो बचेगा आप कह सकते हो नेट रेवेन्यू या फिर नेट कैश फ्लो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर टर्म होता है नेट कैश फ्लो। तो आप ये देखोगे हर साल का, और आप इस 100 करोड़ से इस पूरे अमाउंट को जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको कंपेयर करोगे, राइट। और बोलोगे कि अगर ये सब अमाउंट नेट कैश फ्लो हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें ये सब रिटर्न मिलने वाला है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, वाइबल है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, वाइबल। इस चैप्टर में जो टर्म यूज होता है वो होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब कोई भी असेट्स जिससे इनफ्लो होगा, स्ट्रीम ऑफ कैश इनफ्लो अराइज होगा, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे वाइबल है, तो चलो इसमें क्या करो, इन्वेस्ट करो। अब 100 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते और फ्यूचर में अगर बराबर तरीके से इनकम नहीं मिलती, से 80 करोड़ ही फायदा हो रहा है टोटल नेट कैश फ्लो, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है, तो इसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। मतलब कैपिटल बजटिंग जो होता है वो क्या है, एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर है। क्लियर। स्टूडेंट, आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, तो आप क्या बताओगे। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। और सबसे पहला चैप्टर ही अपन ने ये उठाया क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। अगर आप एमसीक्यूज देखोगे तो कई बार 15 एमसीक्यू इस चैप्टर से आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, या ये ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। शेयर होल्डर वेल्थ मतलब क्या होता है कि वैल्यू, जैसे मार्केट प्राइस पर शेयर जो होती है शेयर की, वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये पूरे एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मतलब टू मेक शेयर होल्डर्स रिच, ये पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करती है? इसको पूरा करने के लिए टोटल 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजंस। कितने टाइप के डिसीजन होते हैं? 3 टाइप के। शुरुआत करें फाइनेंसिंग डिसीजन से अगर, तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि पैसा अपन को कितना उठाना है, उठाना मतलब फाइनेंस करना है, और कहाँ से लेना है। जैसे मुझे सपोज करो होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है 100 करोड़, ठीक है। मैंने सोच लिया प्रोजेक्ट बिल्कुल वाइबल है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है पैसे कहाँ से आएंगे? तो क्वेश्चन आता है इक्विटी से आएंगे कि डेट से आएंगे। दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान होते हैं, जब पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे जब, है ना। तो इक्विटी से कितना रेस करे, डेट से कितना रेस करे, या पूरा इक्विटी से कर ले या पूरा डेट से कर ले। तो ये जो इश्यूज होते हैं इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो हम लोग बात मार्केट से पैसा उठा के एक इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर इन्वेस्ट करने पे जैसे अपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, हर साल जो प्रॉफिट आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो कई थ्योरीज कहेगी कि वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो अफेक्ट करती है। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब शेयरहोल्डर्स वेल्थ, ठीक है। आप सिंपल कह सकते हो कि शेयरहोल्डर्स वेल्थ जो है इफेक्ट करती है। आपको पता है कि एमआरएफ टायर का शेयर जो है आज 70,000 से भी ज़्यादा प्राइस है उसकी, ठीक है। इंडिया का सबसे महंगा शेयर है एमआरएफ का, सबसे कॉस्टली। किसी ज़माने में 10 रुपये का भी रहा था और अब 70,000 का हो गया। तो अगर किसी पर्सन ने उसके 100 शेयर परचेज कर रखे थे 10 रुपीज़ के हिसाब से कभी किसी ज़माने के अंदर, सोच रहे हो आप, आज तो वो 100 शेयर जो है 70,000 इंटू 100 70 लाख बन गए। तो शेयरहोल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज हुई या नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई। शेयरहोल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करी, ठीक है। तो पूरे एफएम का ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयरहोल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। वो कैसे इंक्रीज होती है? जब वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी आज आपका एफएम का पहला दिन है, तो सारी चीज़ें तो एक साथ समझ में आएगी नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये होता है मार्केट कैप, ठीक है। तो आप सिंपल अभी इतना समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग, तीसरा डिविडेंड। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से उठाएं, ठीक है, और उसमें मेन डिसीजन आता है कि डेट से उठाएं कि इक्विटी से उठाएं, किधर से पैसा रेज करें। और इसमें ऑब्जेक्टिव मेन याद रखना ये होता है कि कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। बट कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि डेट में रिस्क ज़्यादा होता है। आपको पता है डेट जो है लोन है, लोन कंपनी को रीपे करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब कि कंपनी एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, ताकि शेयरहोल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो, ठीक है। ध्यान दे रहे हो? फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कहाँ से रेज करें, डेट से कि इक्विटी से, ताकि कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म हाई होगी। कैसे होगी वो सब बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर डिस्कस करते समय। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। डिविडेंड डिसीजन मतलब कि कंपनी डिविडेंड पे करे या ना पे करे। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इफेक्ट आता है या नहीं आता? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो ये तीनों डिसीजंस जो है, इन सबका ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मेक शेयरहोल्डर रिच,
टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, वेल्थ मीन्स वैल्यू, राइट। ये पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो इससे रिलेटेड ही सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मीन्स कैपिटल बजटिंग चैप्टर, फाइनेंसिंग डिसीजंस इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, लीवरेज, ये सारे चैप्टर्स फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आएगा मेन डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अभी बात करते हैं वापस से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपन पढ़ रहे हैं, और चैप्टर कौन सा चल रहा है, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, स्टील प्लांट ओपन कर रहे हैं सपोज करो, और उस पर 100 करोड़ कॉस्ट आने वाली है, तो क्या फ्यूचर में मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा कि मेरा 100 करोड़ जो है वो भी रिकवर हो जाए और मेरे को फ़ायदा हो। अगर वो सब होगा रिकवर, ठीक है, मेरे को यहाँ पे 110 करोड़ मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से 5 ईयर्स के अंदर, 1 2 3 4 5, तो मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, वाइबल है, इन्वेस्ट करो। मान लो 80 करोड़ ही मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, प्रोजेक्ट में 20 करोड़ का एक तरीके से लॉस हो रहा है। सिंपल मोटा मोटा बात करें तो, ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग का मतलब है। तो कैपिटल बजटिंग कैसा डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, ठीक है, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं आगे। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा फॉर्मली। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही, ठीक है। हम सैलरी और रेंट इन सब के डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कोई प्लांट बड़ा परचेज किया, प्लांट बड़ा इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्लियर। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब अगर आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप पीछे नहीं जाओगे, पीछे जाओगे तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। मैंने एक स्टील प्लांट ओपन कर दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर हटूंगा तो सब की सब लॉस है, स्क्रैप हो जाएगा पूरा का पूरा। ये चीज़ होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। तो ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लिए जाने चाहिए, क्योंकि पैसा किसका है, इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, ह्यूजली इन्वेस्टेड, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूसरी कंपनीज में जब इन्वेस्ट करती है तो आप सोचो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एनालिसिस करती है, डिसीजन मेकिंग करती है प्रॉपर, तब जाके इन्वेस्ट करती है। आपका घर है, आपका मान लो आपके पास सरप्लस पैसा है, आपने सोचा चलो पास में एक हॉस्टल बना देते हैं, खुद की बिल्डिंग है एक, तो वहाँ पे उसको हॉस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, ठीक है, हॉस्टल में लगाने के लिए, आपने मान लो 50 लाख रुपीस हॉस्टल में लगा दिए, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। अब आपको क्या उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आएंगे उसमें रहेंगे, या फिर जो भी लोग आएंगे और आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कैपिटल बजटिंग एनालिसिस किया है उस पैसे को लगाने से पहले। हम घर में जब वॉशिंग मशीन भी खरीदने जाते हैं ना, तो 4 जगह पे देखते हैं, ठीक है। हम अपना व्हीकल लेके अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, पहले ऐसा होता था, अब फ्लिपकार्ट अमेजोन चेक कर लेते हैं। तो समझ रहे हो आप, हम जब छोटी सी चीज़ लेने के लिए इतना घूमते हैं, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमें प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो फर्म स्टेबिलिटी एंड सक्सेस डिपेंड ऑन इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्लियर। फर्म का जो पूरा सक्सेस है, फर्म ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर ये फेल हो गया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होगा फर्म को, ठीक है। तो उसकी सक्सेस, उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट पे। आपने सुना हो कई लोग, यार मैंने हॉस्टल डाल दिया बट रिटर्न ही नहीं आ रहा, बहुत सारा पैसा लग गया, होटल बनाया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट कुछ मज़ा ही नहीं आया, लास्ट में बंद करना पड़ गया, नुकसान हो गया एक साथ 10-20 लाख रुपए का, ठीक है। तो छोटे लेवल पे इतना नुकसान होता है, तो सोचो बड़े लेवल पे कितना होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं,
एक कैपिटल बजटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए, तभी डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो जैसे प्लांट हम लगा रहे हैं तो इसको लगाने से पहले हम अच्छे से कैपिटल बजटिंग एनालिसिस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में कि प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम होटल बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या स्टील प्लांट में पैसा लगा रहे हैं। तो अब सिंपल भाषा में बात करें, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 500 लाख। मान लो हम होटल बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 500 लाख का। ठीक है, एक ही बात है, लाइफ 4 साल है। नेट कैश फ्लो जो फ्यूचर में मिलेगा 100, नेट कैश फ्लो जो फ्यूचर में मिलेगा 200, 100, 150 एंड 200। इस तरीके से फ्यूचर में नेट कैश फ्लो मिलेगा। अब आप बताइए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 200 प्लस 100 300, 300 200 500 प्लस 150 मीन्स 650 हो गया ये टोटल, राइट। और 500 लगाया तो 500 हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा 650 का। तो हमें मोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है 150 का, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट वाइबल है, इट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट। बट अब देखो, आपको पता है कि पैसे की टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। इसका क्या मतलब है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या, देखो जैसे ये 200 100 150 200 है, 200 100 150 एंड 200, यही है ना। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जब भी हम ऐसे बोलेंगे ना कि ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, सेकेंड ईयर का, थर्ड फोर्थ, तो ये इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो होगा। ठीक है, और आज हम कितना पैसा लगाने का सोच रहे हैं, 500 लाख का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो को अपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि नेगेटिव। ठीक है, और ये सब पॉजिटिव है, इनफ्लोज है फ्यूचर के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% की। मतलब आप सिंपल समझ लो कि इंटरेस्ट रेट है 12% का। अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं था, मान लो ये एक बार इग्नोर कर लो, तो आपने क्या बोला, ये 650 का कैश फ्लो है। सिंपल मोटा मोटा देखा आपने, 200 प्लस 100 300, 500 650 हो गया। तो 650 माइनस 500 आपने बोला 150 का प्रॉफिट है। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ इंटरेस्ट रेट भी है। इंटरेस्ट रेट का क्या चक्कर है, समझो। देखो आज ये 500 लैक्स आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये थोड़ा चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे जो पैसा मिलेगा वो 500 ही मिले। नहीं, आप बोलोगे सर प्रॉफिट चाहते हैं, नहीं, प्रॉफिट अलग चीज़ है, वो तो चाहते ही हैं हम, बट उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि हमें कम से कम जो इंटरेस्ट रेट है उतना तो पैसा मिले जो बाजार में ब्याज चल रहा है। समझ रहे हो आप। मान लो कि अगर हम 500 लैक्स को 7%, 8%, 9%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे कम हम इस होटल बिजनेस में चाहते हैं क्या, नहीं। समझ में आ रही है। जैसे मान लो आज 500 लैक्स आप लगाते हो और फ्यूचर में आपको 500, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 520 मिलेगा। ठीक है, मान ऊपर वाला एग्जाम्पल इग्नोर कर दो, एक बार बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल सोचो। आज आप एक 500 लाख का एक प्रोजेक्ट लगाते हो और फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना मिल जाएगा, 520, और 12% आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब आप कहीं पे भी 12% कमा सकते हो मिनिमम। तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो सिंपल मोटा मोटा देखें तो 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, 20 लाख की वैल्यू क्रिएट हो रही है। बाद में अपन बोलेंगे इसको वैल्यू, अभी मैं आपको सिंपलिसिटी, स्टार्टिंग है ना इसलिए बोल रहे हैं प्रॉफिट है। नहीं बोल सकते ना कि भाई ये फायदा है तो अपन इसको इन्वेस्ट करें प्रोजेक्ट को। क्यों, क्योंकि 12% हमारी इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है,
अगर मैं कहीं पे भी लगाऊं 500 लैक्स को तो मेरे को 12% तो मिल ही जाएगा। तो 500 अगर लगाऊंगा मैं तो मेरे को मिनिमम 560 तो चाहिए। ठीक है, 500 प्लस 12% 560, इससे कम पे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 520 है तो मैं कहूँगा नहीं, ये तो मेरे को अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया तो मेरे को 40 का इवन लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने किया 500 प्लस 12%, पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग करना, या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू क्यों टर्म यूज किया? क्योंकि देखो 500 जो है हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ऑब्वियसली मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, बट 560 फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि एक साल बाद मुझे इतना पैसा मिनिमम चाहिए। क्लियर हुआ? हम लेकिन क्या करते हैं, कंपाउंडिंग ज्यादा ना यूज करके हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका? डिस्काउंटिंग का। ठीक है, एक होता है कॉन्सेप्ट किसका? कंपाउंडिंग का, और एक होता है डिस्काउंटिंग का। कंपाउंडिंग मतलब कि करंट वैल्यू को हम फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। ठीक है, ये करंट वैल्यू है, इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन कंपाउंडिंग करना। सर डिस्काउंटिंग मतलब ये जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको खींच के हम पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, प्रेजेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग करना। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक कंपाउंडिंग और एक डिस्काउंटिंग। जैसे देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब 12% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। आपने बताओ अभी कंपाउंडिंग कैसे करी किसी भी चीज की? 500 प्लस 12% इज इक्वल टू 560। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसको ना 560 को प्रेजेंट पे लेके आओ वापस से घुमा के, तो आप क्या करोगे? 560 डिवाइडेड बाय 1.12। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया अभी? 500 इंटू 1.12। ठीक है, करके देखो, 500 इंटू 1.12 इक्वल्स टू 560। ठीक है, 500 प्लस 12% मतलब आपने यही किया होगा, इंटू 1.12। ठीक है भाई, 1 से मल्टीप्लाई करते तो 500 ही आता, 0.12 और जोड़ दिया मतलब इंटरेस्ट और जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए तो अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। तो 560 डिवाइडेड बाय 1.12 करके देखो, तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू करना। ठीक है, इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है कि अगर मेरे को फ्यूचर में, सपोज करो मेरे को फ्यूचर में, ध्यान समझना ये 12% का क्या मतलब है, 500 से क्या लिंक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर मेरे को फ्यूचर में 560 मिल रहा है, मेरे को फ्यूचर में कितना मिल रहा है? 560 टोटल मिलने वाला है, तो मैं फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसको तो चेंज नहीं कर सकता, और मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरी 12% है उसको भी चेंज नहीं कर सकता, इतना तो मेरे को चाहिए। अब अगर मेरे को 560 मिलने वाला है और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है, तो मैं कितना आज पे करने के लिए तैयार हूं उस 560 को लेने के लिए जो मुझे एक साल बाद मिलने वाला है। समझ में? 560 मुझे एक साल बाद मिलने वाला है और मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12%। तो मैं आज 500 देने के लिए तैयार हूं, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो क्षमता है, मैं बोलूंगा 500 देने के लिए तैयार हूं भाई मैं आज, अगर मेरे को आप 560 देते हो एक साल बाद। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो 500 आया है इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका हुआ? जो भी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। देख रहे हो, 1 प्लस रेट, रेट कितना है? 12%, तो परसेंटेज 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 100 करो, 0.12 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.12। ओके, 1.12। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे किसका? जब हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें ज्यादातर क्या यूज करनी है? डिस्काउंटिंग। सर और बताओ और क्या रीजन है डिस्काउंटिंग यूज करने का? आप मुझे बताओ कि ये 500 का जो खर्चा है ये हम कब कर रहे हैं? आज। ठीक है, और ये सब जो पैसे मिलने वाले हैं ये सब कब मिलने वाले हैं? फ्यूचर में। एक साल बाद 200,
2 साल बाद 100, 3 साल बाद 150, 4 ईयर्स बाद 200। तो मैं उठा के प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर कर दूं, मैं बोल दूं कि 650 है और 500 है, 650 का इनफ्लो है, 500 का आउटफ्लो है, तो चलो मज़ा आ गया, 150 का प्रॉफिट है, 150 का फ़ायदा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। ठीक है। अब बेस सेम करने का क्या तरीका है? 2 तरीके होते हैं। या तो ये जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है पहले साल की, ठीक है, ये सबको उठा के मैं एक जगह पे ले आऊँ, मान लो 4th ईयर में ले आऊँ, इन सबकी कंपाउंडिंग करके, ठीक है ना, 500 की कंपाउंडिंग करके 12% जोड़ जोड़ के 4 साल तक यहाँ पे ले आऊँ। सब वैल्यूज़ को मैं इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आऊँ, और फिर टोटल आउटफ्लो और इनफ्लो को कंपेयर कर लेंगे। एक तो ये मेथड होता है, बट ये मेथड अपन यूज़ नहीं करते। हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम उठा के क्या करेंगे, ये जितनी भी फ्यूचर की वैल्यूज़ है इन सबको कहाँ पे लेके आएंगे? प्रेजेंट पे लेके आएंगे। समझ गए आप बात? हम कैसे पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली? तो हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा भारीपन आ रहा है दिमाग पे, बट कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे जिंदगी भर तक याद रहेगा। सिंपल बात यह है। ठीक है। तो हम इन सब फ्यूचर वैल्यूज़ को उठा के किस पे लेके आएंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। सर क्या तरीका रहेगा इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का? बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, देखो कैसे। इस 200 को उठा के अगर मैं इसको प्रेजेंट पे लेके आऊँ, तो ये 200 देखो, अब इसको रीड करना सीखो, है ना, आपको रीडिंग करना आनी चाहिए चीज़ों की, है ना। तो 200 कब मिलने वाला है? फ्यूचर के अंदर मिलने वाला है, 1 साल बाद मिलने वाला है। डिवाइड करो, आज आप कितना देने के लिए तैयार हो इसके बदले? 1 + 0.12 पावर 1। पावर 1 क्यों? क्योंकि एक ही साल है ना, इसलिए। तो कोई अगर आप पावर लिखो भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? 200 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, तो आ जाएगा 178.57। ऐसे ही इस 100 को उठा के प्रेजेंट पे कन्वर्ट करो। 100 डिवाइडेड बाय 1 + 0.12 पावर 2। ठीक है। तो इस 100 कमाने के लिए, ये 100 जो मिल रहा है, मैं आज कितना देने के लिए तैयार हूं? तो 100 डिवाइडेड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12, 2 बार कर दो तो 79.72। राउंड ऑफ देखो, आप 2 डिजिट में कर दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 में भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसे ही राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है कि इसके ऊपर कोई लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 2 या 3 डिजिट में कर सकते हो राउंड ऑफ, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब 150 को उठा के प्रेजेंट पे लेके आओ, तो कैसे लेके आओगे? 150 डिवाइडेड बाय 1 + 0.3, तो 150 डिवाइडेड बाय 1.12, ये आ जाएगा 106.76। और ऐसे उठा के इसको भी प्रेजेंट पे लेके आ जाओ। ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा 127.1। ठीक है, तो 127.1। अब स्टूडेंट ये चीज़ याद रखनी है कि अपन ये चीज़ अभी पहली बार कर रहे हैं, इसको हम आगे 10 बार 20 बार 50 बार करेंगे आराम से। ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में समझ में नहीं आया तो बहुत हार्ड चीज़ है, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्लस कर लो इन सबको, इसको 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 इसको, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना है ना, ये जरूर कर लेना। तो टोटल इनफ्लो देखो अब कितना हुआ? 492.15। मतलब क्या है कि हम ये सब फ्यूचर में कमाने के लिए, ये सब जो फ्यूचर में कमाएंगे उन सब के लिए, और हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12%। 12% तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो आज कितना देने के लिए तैयार है? 492.15। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमसे कितना मांग रहा है? 500। बताओ भाई, हम इस प्रोजेक्ट के बदले आज पे करने के लिए तैयार है 492.15, बट ये प्रोजेक्ट हमसे मांग रहा है कितना? 500 लैक्स। तो गलत है ना, ये तो ज़्यादा मांग रहा है। तो हम बोलेंगे ये प्रोजेक्ट शुड बी
रिजेक्टेड। क्लियर क्या? कितना ज़्यादा मांग रहा है बताओ? 500 माइनस ये कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7.85। इसे पता है हम आगे बाद में क्या बोलेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसे क्या टर्म देंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर क्यों ये नाम रखा नेट प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि देखो 500 लैक्स पहले से ही प्रेजेंट में था और ये फ्यूचर की जितनी वैल्यूज थी उठा के हमने सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में जो आई प्रेजेंट वैल्यू 492.15 आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बोलते हैं इसको। बहुत ज़्यादा अभी टेक्निकल नहीं होना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है अभी तो, ठीक है। तो नेट हमारा नुकसान है 7.85 का, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। देखो जैसे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सीखो आप, क्या बोल रहा है? सपोज ए विन अ प्राइज इन द कॉन्टेस्ट एंड ही हैज टू ऑप्शंस, रिसीव ₹10,000 INR इंडियन रुपीज नाउ, और रिसीव ₹10,000 इन 3 years, विच ऑप्शन ए शुड चूज? बताओ भाई। आपको कोई प्राइज मनी मिली है ना, लॉटरी में आप पैसा जीते, ऑप्शन 2 हैं, 10,000 आज ले लो वरना 10,000 3 साल बाद लेना। बताओ कौन सा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली सर ए। क्यों अच्छा रहेगा? आप बोलोगे सर पता नहीं मिले या नहीं मिले 3 साल बाद, तो वो तो चीज़ अलग है, बेड डेप्ट हो जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है, एक आपकी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, और आप कह सकते हो आपका एक इन्फ्लेशन भी होता है मार्केट में। अब इंडिया में जैसे 7-8% का इन्फ्लेशन अभी चल रहा है फिलहाल, है ना, ईयरली। तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरे को उतना तो पैसा मिले हर साल इन्फ्लेशन के बराबर, ठीक है ना। वरना क्या होगा कि मेरा पेमेंट तो एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। 10,000 आज मिले, अब पहले बचपन में नहीं कहते थे अपन को लोग बाग, जो अपने पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कि भाई पहले घी मान लो 10 रुपए किलो में घी आ जाता था, ठीक है ना, अब वो 400 रुपए किलो आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। क्लियर? तो हम हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, तो इसलिए हमने डिस्कस किया कौन सा कॉन्सेप्ट? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है बताओ, और कंपाउंडिंग क्या होता है? ये है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को उठा के फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आज 100 की वैल्यू है और इसको हम मान लो 12% से कंपाउंडिंग करते हैं एक साल बाद, तो 112 हो जाएगा, 100 + 12%। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है बताओ? ये कहलाएगा कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फ्यूचर की वैल्यू को हम वापस से प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग करना, ठीक है। तो हमने कैसे किया बताओ? कंपाउंडिंग कैसे किया? 100 × 1.12, तो ये कितना आ गया? 112। और डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे? 112 डिवाइडेड बाय 1.12। क्लियर? तो आप बाद में पूछोगे मेरे से, सर ये बार बार डिवाइड ऐसे क्यों करते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए डिवाइड करते हैं ऐसा, ठीक है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे हमें ईयर 0 में 1000 का नेट कैश फ्लो है, ये एनसीएफ मतलब क्या है? नेट कैश फ्लो, ये रुपीज इन लैक्स से सारे। तो ये नेट कैश फ्लो 1000 माइनस में है, मतलब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट्स, राइट। फिर ये सारे क्या है? फ्यूचर में कैश फ्लो दे रखे हैं, फ्यूचर के सारे इनफ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज। ये आउटफ्लो मतलब क्या होता है? कॉस्ट। क्लियर? हमेशा याद रखना। और ये सब क्या है? इनफ्लोज है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे बताओ सॉल्व? ये सब देखो, आप एक टेबल बना लो समझने के लिए, फर्स्ट टाइम क्योंकि आप कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1000, ये ईयर 0, ईयर 0 मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक है, मतलब आज।
क्लियर? तो ये ईयर 0 है, ईयर 1 में 300, फिर 200, फिर 100 और 500 400, ठीक है? ये 500 और ये 400। आपको एक कॉपी लेके बैठनी है ना? आप उसमें करते रहो, लिखते रहो, तभी इस क्लासेस का फ़ायदा मिलेगा आपको अच्छे से। अगर आपको बेस्ट यूज़ लेना है इस क्लास का, ठीक है, और ये मान के चलना है इसमें सब कुछ कवर है, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो अब मैं क्या करूँगा? 10% डिस्काउंटिंग करते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है? बताओ ये क्या है? ये सब फ्यूचर वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5th ईयर, ठीक है? ये सब पैसा मिलने वाला है, इनफ्लोज है, और ये क्या है? आउटफ्लोज। अब मैं इन सब की प्रेजेंट में वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे। कंपाउंडिंग हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, फिर जितना भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा सबका टोटल करेंगे और इस 1000 से कंपेयर करेंगे, ठीक है? और क्या पॉइंट याद रखना है आपको? और ये याद रखना है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट करना है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? ये पैसा मिलने वाला है और हम आज इस पैसे के बदले कितना देने के लिए तैयार हैं? कितना देने के लिए तैयार है? 272.73। इतना हम पे करने के लिए तैयार है इस 300 को कमाने के लिए, अगर हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है तो, ठीक है? ऐसे ही 200 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 165.29, ठीक है? ऐसे ही 100 डिवाइडेड बाय क्यूब, ये हो जाएगा 75.13। समझ गए ना? मत सबको अपन क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। 500 डिवाइडेड बाय, कैसे करेंगे बताओ? 500 डिवाइडेड बाय 1.1 का 4 पावर 4, 1 2 4, ये हो जाएगा 341.51, ठीक है? राउंड ऑफ 2 डिजिट में कर दो, चलेगा। और 400 डिवाइडेड बाय 1.1 का 5, ये हो गया 248.37। ये जल्दी जल्दी होना चाहिए आपसे ना, बहुत क्विक। अब 272.73 प्लस 165.29, 75.13 और 341.51, 248.37, ये हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1103.03, ठीक है? मतलब ये सब पाने के लिए हम इतना पैसा देने के लिए आज तैयार हैं, अगर हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%, और हमें देना कितना पड़ रहा है? 1000। तो हमें ये प्रोजेक्ट बताओ वाइबल है या नहीं है? बिल्कुल सही है, वाइबल है। और अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमें कितना वैल्यू क्रिएट होगा कंपनी में? 103.03 का। इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, ठीक है? तो देखो, इसको मैंने थोड़ा सा और टेबुलर फॉर्म में कर रखा है, बट अभी आप टेबुलर फॉर्म में मत जाओ, अभी आप केवल सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, है ना? टेबल्स तो बाद में बन जाएगी आराम से। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की कॉन्सेप्ट, ठीक है? थैंक यू।